सो हेलो एवरीवन। अगस्ता जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगस्ता जीएस एकेडमी के माध्यम से अभी तक के आंसर राइटिंग मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हमने कई सारे टॉपिकों पर डिस्कस कराया अलग अलग फैकल्टी के माध्यम से। जैसे हमने साइंस टेक में हमने आपको विकास सर के माध्यम से इंट्रोड्यूस कराया है और उन्होंने साइंस टेक के कई सारे आयामों पर उन्होंने डिस्कस कराया। उसी प्रकार से आर के दुबे सर की भी क्लासेस आपने देखा होगा, जिन्होंने कंटेम्प्रेरी इशू के साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन को कैसे पॉलिटी में लिखा जाए उस पर भी उन्होंने डिस्कस कराया। और हमने आंसर राइटिंग सेशन के दौरान कई सारे पक्षों पर हमने अभी तक की क्लासों में डिस्कस कराया था, जैसे टेलवर्ड्स क्या होता है, शब्दों की सीमा क्या होना चाहिए प्रश्नों में, प्रश्न की मांग क्या होनी चाहिए। ऐसे तमाम चीज़ों की क्लासेस जो है वो अभी तक आपकी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और अभी फेस्टिवल का आवर भी चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि फेस्टिवल के बाद आप लोग तुरंत जो है वो मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, जिनका मेंस होने की संभावना है। और जिनका अगर मेंस अगर रुक भी रहा है तो मैं तो उन्हें यही सजेशन दूंगा कि वो लोग भी 71 बीपीएससी के साथ साथ 72 के लिए मेंस को तैयार कर ले, ताकि आगे मेंस के लिए ज़्यादा समस्या उत्पन्न न हो। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इससे अगस्त्या जीएस एकेडमी के माध्यम से जो मेंस ओरिएंटेड की जो सेशन हम शुरू किए हैं, उसी मेंस ओरिएंटेड सेशन के माध्यम से आज के टॉपिक के माध्यम से जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है आपका चंपारण सत्याग्रह। तो इस चंपारण सत्याग्रह में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, किस प्रकार से इसकी क्लासेस चलेगी, चंपारण सत्याग्रह में हमें क्या क्या किन किन पक्षों पर हमें डिस्कस करना है, तो ये सभी आज की क्लास के माध्यम से मैं डिस्कस कराऊंगा। मैं थोड़ा पेन देख लूं कि पेन कहाँ चला गया, एक सेकेंड। तो हमने जैसा कि आज के जो थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि आज आपके जो थंबनेल में जो लिखा हुआ है चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले तो मैं इस चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ डिस्कस कराना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये टॉपिक अगर देखें तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ टॉपिक है, ये बीपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट तौर पर मेंशन किया गया है, चंपारण सत्याग्रह और उसके पश्चात बिहार में किसान आंदोलन। इस टॉपिक का अगर रोल देखें तो विगत कुछ वर्षों से जहां इस टॉपिक से 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, वही हाल फिलहाल में 68-69 बीपीएससी में इस टॉपिक से 8 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें जो है इस टॉपिक को लेकर जो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि 38 नंबर के हिसाब से इस टॉपिक को कैसे लिखा जाए और 8 नंबर के हिसाब से इस टॉपिक को कैसे लिखा जाए। आज के सेशन के माध्यम से हम एक टॉपिक के शुरुआत करते हुए इस पे हम बात करेंगे। अभी तक तो हमने कोई टॉपिक हिस्ट्री में शुरू नहीं किया था। एक मैं इंट्रोडक्शन सिर्फ मैं इसमें बताऊँगा चंपारण सत्याग्रह को लेकर, और ये इंट्रोडक्शन ही नहीं होगा बल्कि ये पूरा मेन बॉडी से लेकर इसके प्रभाव तक पे हम इस पे चर्चा करेंगे कि एक रिलेवेंट कंटेंट जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए हमारे आंसर में। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। उस रिपीटेड क्वेश्चन को स्टूडेंट्स जो है वो मार्केट में जो भी ऐसे नोट्स मिलते हैं, जो भी आपको गाइड मिलते हैं, उनसे वो पढ़कर आंसर लिखते हैं और नतीजा क्या होता है कि वो एक एवरेज मार्क प्राप्त करते हैं। जो सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बैठे हुए हैं मेंस में, वो लोग भी उसी हिसाब से लिखते हैं और नतीजा होता है कि 16-17 नंबर 38 नंबर में लाकर अटक जाते हैं, 8 नंबर में 2-3 नंबर लाकर अटक जाते हैं। तो वो रिलेवेंट कंटेंट क्या होना चाहिए वो हम इस टॉपिक के माध्यम से इस पे डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया होगा कि जो शब्द सीमा है वो शब्द सीमा भी हमने एक आपको बताया होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में तकरीबन 400 से 450 वर्ड होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो तकरीबन 100 से 1.25 शब्दों में होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए साथ ही साथ हमने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन सभी चीज़ होना चाहिए। तो आज के सेशन के माध्यम से हम इस चंपारण सत्याग्रह पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर चंपारण सत्याग्रह शुरू होने का क्या कारण रहा, चंपारण सत्याग्रह का स्वरूप किस प्रकार से रहा और चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव क्या क्या निकल कर आ रहा है।
मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे कि ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह रहा है, जो मुख्य रूप से तिनकटिया पद्धति के खिलाफ शुरू हुआ है। तो सेशन को लेट ना करते हुए एक एक चीज़ पे हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस चंपारण सत्याग्रह में हमें क्या क्या डिस्कस करना है और किस प्रकार से डिस्कस करना है। जैसे अगर चंपारण सत्याग्रह में अगर देखें तो ये हमें मुख्य रूप से अगर देखें तो ये चंपारण सत्याग्रह ये एक कृषक असंतुष्टि को दर्शाता है, जो चंपारण के किसानों में काफी लंबे समय से उभर कर आ रहा था। अब ये कृषक असंतुष्टि का कौन कौन सा आधार है, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। जैसे चंपारण सत्याग्रह में अगर हम चंपारण के किसानों की कृषक असंतुष्टि के संदर्भ में बात करें तो एक असंतुष्टि जो है वो निकल कर आता है तिनकटिया पद्धति। यानी यह तिनकटिया पद्धति जो है वो कृषक असंतुष्टि का एक आधार बन रहा था। ये तिनकटिया पद्धति क्या है इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे, और ये क्यों कृषक असंतुष्टि का आधार बन रहा था ये हमें अब हमारे एग्जामिनर में जब हम आंसर लिखें तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है कि तिनकटिया पद्धति का सारा सिस्टम बता देना, वो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाता है। जब हम चर्चा करते हैं जिरात असामी बार, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि वर्ड लिमिट मायने रखता है। वर्ड लिमिट में 400-500 में बेहतर कंटेंट हम कैसे लिखें, इसके लिए हम केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड आंसर नहीं लिखें, हमें आगे चीज़ों को भी लेके चलना है कि एक बैलेंस आंसर में जिसमें मेन बॉडी भी रहे, मेन बॉडी के सारे पार्ट भी रहे, और एक बैलेंस एक आंसर निकल के आए 400-500 शब्दों में। वही 8 नंबर के क्वेश्चन में आए तो उस हिसाब से। तो जब आपका क्वेश्चन 8 नंबर के हिसाब से अगर पूछ रहा है तो आप ये बता सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया पद्धति के खिलाफ शुरू हुआ सत्याग्रह था, जिसके तहत किसानों का शोषण किया जा रहा था। ये 8 नंबर के हिसाब से तिनकटिया पद्धति का आधार निकल कर आ रहा है। लॉन्ग में अगर पूछा जाए तो इसमें एक लाइन आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि इस पद्धति के तहत भूमि के एक निश्चित भाग में जबरन नील की खेती की जाती थी। तो आप एक पॉइंट जो है वो जब लॉन्ग पूछा जाए तो इसमें एक पॉइंट को आप ऐड ऑन कर दीजिए, और जब अगर 8 नंबर के हिसाब से अगर पूछा जाए तो आपसे भी इतना ही बता दीजिए कि तिनकटिया पद्धति चंपारण के किसानों की एक असंतुष्टि का एक रूप था, जो काफी लंबे समय से चंपारण के क्षेत्र में चली आ रही थी। अब यही लाइन में आपको एक और ऐड कर दीजिएगा तो ये 38 नंबर में आप लिख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह के कृषक असंतुष्टि का अगर दूसरा आधार देखें तो किसानों को नील की खेती के बदले में उचित मजदूरी न मिलना, ये भी एक असंतुष्टि का आधार बन रहा था। तो आप बता सकते हैं कि इस पद्धति के तहत जो है वो उचित मजदूरी जो किसानों को नहीं मिलता था, ये भी एक कृषक असंतुष्टि का आधार बना। चंपारण के किसानों की असंतुष्टि का एक और आधार अगर देखें तो वो देखें उनका मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता में कमी आना, यानी कि नील की खेती करने से जो मिट्टी की उर्वरता में कमी आता था वो भी एक कृषक असंतुष्टि को दर्शाता था। ये एरो का मतलब समझिएगा कि उर्वरता में कमी आना। तो ये सभी जो है वो चंपारण के किसानों की एक असंतुष्टि बन के आ रहा था। इसके अलावा असंतुष्टि का एक पॉइंट आप बोल सकते हैं, इनके चंपारण के किसानों पर एक अतिरिक्त कर लगाना, अतिरिक्त कर का बोझ, अतिरिक्त कर का बोझ जैसे सिंचाई कर के रूप में इनसे पैन खर्चा जबरन वसूला जाना। तो ये पैन खर्चा जो है वो किसानों का एक सिंचाई कर था जो जबरन किसानों से वसूला जाता था। तो ये भी आप पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जबरन किसानों से पैन खर्चा वसूला जाना, ये भी एक कृषक असंतुष्टि का आधार बन रहा है। तो ये काफी लंबे समय से जो है वो कृषक असंतुष्टि चंपारण के किसानों में उभर रहा था, और इसी असंतुष्टि को बार बार राजकुमार शुक्ल के द्वारा हर जगह कांग्रेस के सम्मेलन में इसको बताने का प्रयास किया जा रहा था। तो आप इसमें बता सकते हैं कि राजकुमार शुक्ल जो है, जो चंपारण के किसान नेता था, उन्होंने कांग्रेस नेता ब्रज किशोर प्रसाद, ये नाम एक ध्यान रखिएगा, फैक्ट अगर डालना है तो आप इस प्रकार से फैक्ट डाल सकते हैं कि ब्रज किशोर प्रसाद के साथ मिलकर कांग्रेस के विभिन्न सम्मेलनों में इन्होंने ब्रज
किशोर प्रसाद के साथ मिलकर कांग्रेस के विभिन्न सम्मेलनों में कृषक समस्याओं को उन्होंने उजागर किया और यही कृषक समस्याओं को उजागर करने का एक और रूप निकल कर आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो ये जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसी लखनऊ अधिवेशन में ब्रज किशोर प्रसाद के साथ ये राजकुमार शुक्ल गए और उसी अधिवेशन में उन्होंने इन समस्याओं को उजागर किया और गांधी जी से आह्वान किया, अनुरोध किया कि आप चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझे, जाने और उनके लिए कुछ कार्य करें। तो आप बता सकते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी के मुलाकात, राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात और चंपारण के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू करने का प्रयास किया, जिसमें अगर हम देखें तो ये सत्याग्रह का अगर हम स्वरूप अगर देखते हैं तो ये स्वरूप अगर एक एक पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये स्वरूप अगर देखें तो ये तो हमने आपको कारण बताया, जो कारण यहाँ पर निकल कर आया वो कारण में हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं। 3 कट्टिया पद्धति, उचित मजदूरी का ना मिलना, उचित मजदूरी का ना मिलना, मिट्टी की उर्वरता में कमी आना, अतिरिक्त कर लगाना, ये चंपारण के किसानों की एक असंतुष्टि थी और इन तमाम असंतुष्टि का उजागर उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में, जो ब्रज किशोर प्रसाद के साथ ये लखनऊ अधिवेशन में गए थे, इन समस्याओं को उजागर किया। तत्पश्चात जो है वो गांधी जी जो है उन समस्याओं को जानकर चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की। अब यहाँ से स्वरूप में हम कैसे लिखें, हमने आपको बताया था कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों डालना है आपको, तो आप बता सकते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में कि 16 फैक्ट के रूप में अगर देखें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ये एक फैक्ट है, ये आपको डालना पड़ना, ये मेंशन करना होगा कि लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया चंपारण के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, और साथ ही साथ तब जाकर दूसरा फैक्ट भी आपको मेंशन करना होगा कि तत्पश्चात अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की है। तो ये फैक्ट इंफॉर्मेशन है जो आपको डालना ही पड़ेगा मेन आंसर में, तो ये आपको डालना है। अब इसके बाद जो है फिर कॉन्सेप्ट पे आ जाना है और कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरा स्वरूप में हमें बताना होगा कि ये स्वरूप क्या क्या निकल कर आता है। अब फैक्टों का एक लिमिटेशन होना चाहिए, उस लिमिटेशन के माध्यम से हम फैक्ट लिख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट भी डालना है विथ वर्ड लिमिट को ध्यान में रखकर। तो कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ये कॉन्सेप्ट बता सकते हैं इसमें कि ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह रहा भारत में, ये एक कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं। दूसरा आप बताएं कि इस सत्याग्रह ने, यानी चंपारण सत्याग्रह ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को किसानों से जोड़ा। जब गांधी जी अगर जुड़ते हैं तो राष्ट्रीय स्तर के कई ऐसे नेता जो है वो इससे जुड़ेंगे। अनुग्रह नारायण, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे लोग जो है वो राष्ट्रीय नेताओं का जो है ये चंपारण से जुड़ाव होगा। परिणामतः क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा कि चंपारण का मुद्दा जो है, यानी किसान का मुद्दा जो है, वो चंपारण का मुद्दा जो यानी कृषक मुद्दा जो है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। यानी इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता जब इससे जुड़ेंगे तो चंपारण का मुद्दा अब साधारण मुद्दा नहीं होगा बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा के रूप में उभर कर आ रहा है। ये सारा चीज जो है एकदम एक रिलेवेंट कंटेंट आप लिख रहे हैं जिसमें अच्छा से अच्छा नंबर मिल सकता है। 22 से 23 नंबर आपको मिलेगा। हम एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे, जितना फैक्ट हमको ऐड ऑन करना था वो हमने ऐड ऑन कर दिया। चंपारण सत्याग्रह का अगर स्वरूप अगर बताएं तो ये सत्याग्रह का स्वरूप में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं कि इसके स्वरूप के कुछ पॉइंट और भी है। जैसे इसके चंपारण सत्याग्रह का अगर हम स्वरूप अगर और बात करें तो इसके कई सारे पॉइंट और लिख लेंगे जो अभी हमने बताया था। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह का स्वरूप जो है वो और निकल कर आएगा। जैसे चंपारण सत्याग्रह में आप बता सकते हैं कि ये पहला ऐसा सत्याग्रह था जिसमें
भारत में गांधीवादी विचारधारा एवं गांधीवादी रणनीति का उदाहरण देखा गया। अब इसी में आपको बताना है कि इस सत्याग्रह को, अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये इतना से काम नहीं चलेगा। जब शॉर्ट रहे तो आप इतना से काम कर सकते हैं, लॉन्ग में अगर है तो इसमें बता सकते हैं कि सत्याग्रह अहिंसा रचनात्मक कार्यक्रम जैसे ग्रामीण शिक्षा, सड़क मतलब साफ सुथरा, मतलब एक बोल सकते हैं स्वच्छ अभियान, महिला शिक्षा, कुटीर उद्योग, ये सब आप डाल सकते हैं इसमें जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो तो। कुटीर उद्योग, ऐसे तमाम चीज जो है, महिला शिक्षा, महिला कुटीर उद्योग जो है इत्यादि जो है इस सत्याग्रह में देखा गया, जो इनके रचनात्मक कार्यक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये चंपारण सत्याग्रह के स्वरूप का ही एक पार्ट है। चंपारण सत्याग्रह के स्वरूप अगर देखें तो ये बता सकते हैं कि कृषक और जन लामबंदी का उदाहरण, जन लामबंदी एवं कृषक लामबंदी। जन लामबंदी में सभी आ जाएंगे, इसमें सभी श्रमिक, महिलाएं, हिंदू, मुस्लिम सभी लोग जो है ये आ जाएंगे। कृषक और जन लामबंदी एवं कृषक लामबंदी का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम इस सत्याग्रह में देखते हैं। ये भी इसके स्वरूप में निकल कर आता है। इसके स्वरूप का एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं कि समिति सम्मेलन के माध्यम से आंदोलन को सशक्त बनाने का प्रयास, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि विभिन्न सम्मेलन के माध्यम से समिति का गठन करवाने के संदर्भ में आप इस आंदोलन को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। अब इसी में आप मेंशन कर सकते हैं एक फैक्ट और, कि ब्रज किशोर प्रसाद के सिफारिश पर ही एक समिति बनाने की बात इसी में फैक्ट डाल सकते हैं। और यही जो सिफारिश किया गया था, इसी सिफारिश को ध्यान में रखकर भविष्य में जून 1917 में क्या होगा, चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया जाएगा। तो ये जो कमेटी बनाने की सिफारिश प्रस्तुत किया गया था तो ब्रज किशोर प्रसाद के सिफारिश पर ही हुआ था, जिसमें भारतीय और गैर भारतीय दोनों को, भारतीय और ब्रिटिशर दोनों को, यानी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य दोनों को शामिल करना था। तो ये जितने भी हम पॉइंट बताए हैं, ये सभी पॉइंट जो है ये चंपारण सत्याग्रह की विशेषता को दर्शाता है। ये चंपारण सत्याग्रह के विशेषता को दर्शाता है। ये पॉइंट भी चंपारण सत्याग्रह की विशेषता, ये पॉइंट भी चंपारण सत्याग्रह की विशेषता। ये अगर देखें तो ये सभी पॉइंट जो है वो चंपारण सत्याग्रह के विशेषता में ही, आप स्वरूप में ही आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इसे अगर केवल, ये तो मैंने की पॉइंट बताया है, अगर इन सारे चीज़ों को अगर भाषाई रूप देते हैं तो आपका वर्ड लिमिट जो है वो लगभग अगर देखें तो 150-200 शब्दों में चला जाएगा। तो 150-200 शब्दों में आपका वर्ड लिमिट चला गया स्वरूप में है। अगर 50-60 शब्द अगर देखें तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, इसको भाषाई रूप दीजिएगा तो लगभग अगर देखें तो 200-250 शब्द जो है वो आपका 250-300 शब्द जो है वो आपका इधर ही निकल कर आ गया, परिचय को अगर जोड़ लेते हैं। और देन अगर इसके पश्चात अगर देखें तो हमारा जो है वो एक पार्ट और निकल कर आता है, और वो है आपका इसके स्वरूप को लेकर। तो इसके स्वरूप पे अगर देखें तो इसके स्वरूप पे, ये स्वरूप अगर प्रभाव अगर देखें तो प्रभाव तो अभी स्वरूप हमने बताया था, तो प्रभाव आप बता सकते हैं कि जिस प्रकार से इस सत्याग्रह में गांधीवादी पद्धति का इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार से गांधी जी के द्वारा अनुचित आदेशों की अवज्ञा की गई, परिणामतः ब्रिटिश पर दबाव, और उसी दबाव के फलस्वरूप जो है वो चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। और इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी, अब यहाँ पर फैक्ट आपको डालना होगा कि ये चंपारण एग्रेरियन कमेटी जून 1917 में, इस एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो एफजी सलाई को बनाया गया। ये फैक्ट आपको डालना पड़ेगा, एफजी सलाई को बनाया गया, जिसमें सदस्य के रूप में गांधी जी के अलावा हरिहर प्रसाद,
जैसे भारतीय भी जो है वो इसमें शामिल हुए, गंगा नारायण सिंह जैसे लोग जो है उसमें शामिल हुए। और फिर फाइनली अक्टूबर 1917, ये फैक्ट डालना जरूरी है, अक्टूबर 1917 में कमेटी का रिपोर्ट, और इस कमेटी के रिपोर्ट को ध्यान में रखकर ही चंपारण कृषक अधिनियम, चंपारण कृषक अधिनियम लाया गया, जिसके तहत चंपारण कृषक अधिनियम लाया गया, जिसके तहत अवैध वसूली गई राशि में से 25% की राशि भी वापस, और साथ ही साथ तिनकठिया पद्धति की समाप्ति, तिनकठिया पद्धति की समाप्ति चंपारण क्षेत्र से, ये आप बता सकते हैं। तो ये इसके प्रभाव के रूप में निकल कर आता है, जो एक रिलेवेंट फैक्ट और रिलेवेंट कंटेंट के साथ साथ आपका एक बेहतर आंसर लिखा जा रहा है, जिसके माध्यम से आप 22 से 24 नंबर आप इस क्वेश्चन में लॉन्ग में उठा सकते हैं, 5 से 5.5 नंबर जो है वो शॉर्ट में आप नंबर उठा सकते हैं। तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह का कारण, स्वरूप और उसके प्रभाव निकल कर आता है। कभी कभी क्वेश्चन में एक और चीज ऐड ऑन कर दिया जाता है, चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन करें। तो अगर हम मूल्यांकन के संदर्भ में देखें तो एक पॉइंट हम और इस पे आ जाते हैं। तो इसके मूल्यांकन के रूप में अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन अगर देखें तो ये मूल्यांकन सकारात्मक संदर्भ में हम देख सकते हैं, और इस मूल्यांकन का कई सारे पक्ष जो है वो सकारात्मक संदर्भ में निकल कर आता है। जैसे सकारात्मक संदर्भ में अगर देखें तो मूल्यांकन के रूप में कि चंपारण सत्याग्रह के सफलता ने ही कृषकों के बीच में, किसानों के बीच में, कृषकों के बीच में वर्गीय चेतना का विकास, और ये वर्गीय चेतना ने ही कृषक संगठित उदय, कृषक संगठनों का उदय कराया, कृषक संगठनों का उदय कराया। इस कृषक संगठन ने ही आगे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई। यानी चंपारण सत्याग्रह का आप बता सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह की सफलता नहीं, विभिन्न क्षेत्र में किसान आंदोलन का उदाहरण आप बता सकते हैं, जैसे एका आंदोलन, सब ये 1917 के बाद हुआ है। जैसे संगठन के रूप में अवध किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, ये किसानों का अपना संगठन है। बारदोली आंदोलन, ये भी बता सकते हैं कि कहीं नहीं चंपारण सत्याग्रह से ही प्रेरित होकर गुजरात क्षेत्र में बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इस सत्याग्रह ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया, जिस प्रकार से इस सत्याग्रह में लक्ष्य स्पष्ट निर्धारित थे, उसी प्रकार से लक्ष्य स्पष्ट निर्धारित थे, स्पष्ट निर्धारित है, उसी प्रकार से भविष्य में भी राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य जो है वो स्पष्ट तौर पर निर्धारित रहा है, चाहे वो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का लक्ष्य हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। तो आप बता सकते हैं कि इस असहयोग, इस चंपारण सत्याग्रह ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी क्या किया, प्रभावित किया। तो इस प्रकार जो हमने आपको ये बताया है, ये एक सही शब्द सीमा में एक बेहतर आंसर राइटिंग, एक बेहतर कंटेंट के साथ आप चंपारण सत्याग्रह को लिख सकते हैं। इस प्रकार के कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन सारे टॉपिकों पर डिटेल के साथ साथ एक रिलेवेंट कंटेंट के साथ साथ कैसे अपना अपना प्रेजेंटेशन बनना चाहिए, इन सारे चीज़ों पर आने वाले क्लासेस के माध्यम से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर फिर से एक आपको अनाउंसमेंट कर दूँ, ये आप लोगों का बैच जो है वो जो हम लोग यहाँ पर प्रज्ञान बैच लेकर आ रहे हैं, अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इनरोलमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है, बहुत सारे लोगों का एडमिशन भी हो चुका है। 8 अक्टूबर से ये बैच जो है वो शुरू होने वाला, ध्यान रखिएगा, ये 8 अक्टूबर से ये कम्प्लीटली GS1 और GS2 का बैच है। ये GS1 और GS2 का बैच है। आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा कि टाइमिंग को लेकर कब से है। बहुत सारे लड़के एडमिशन के बाद पूछ रहे हैं सर टाइमिंग क्या रहेगा, तो टाइमिंग ये अपडेट कर दिया जाएगा। ये रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस दोनों रहेगी, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये कम्प्लीटली जो है वो आपका GS1 और GS2 वाला है, और इससे प्रोग्राम का मेन फोकस जो है वो आपका है आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो जैसे अभी हम यहाँ पर कंटेंट आप लोग को बता रहे हैं एज इट इज़, इसी प्रकार इससे बेहतर कंटेंट जो है वो आपके इस क्लासेस में अलग अलग एक्सपर्ट के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस कराया जाएगा, जिसमें आंसर फॉर्मेशन और आंसर राइटिंग के दौरान बेहतर कंटेंट कैसे होगा वो चीज़ को लेकर। तो जल्द ही है, जितने लोग जो बचे हुए हैं वो गूगल
प्ले स्टोर में जाकर अगस्ता जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर आप लोग जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले लीजिए। बहुत कम समय बचा हुआ है, 5 से 6 दिन इसमें समय बचा हुआ है। 8 अक्टूबर से ये बैच जो है वो आप लोगों की शुरू होगी। ये ओएस में भी या विंडोज़ में भी जाकर जो है वो अगस्ता जीएस एकेडमी के नाम से ऐप को इनरोल कर वहाँ पर प्रज्ञान बैच है, उस प्रज्ञान बैच को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। इसके अलावा अगर देखें तो विकास सर जो अभी तक आप लोगों के साइंस टेक की भी क्लास ले चुके हैं। हाँ, कुछ मैं यहाँ बता दूँ कि इससे क्लास में ये सभी जो फैकल्टी है, सारे फैकल्टी को आप लोग भी जानते ही होंगे। आनंद सर जो एक्सपर्ट है हर क्षेत्र में, अगर देखें तो निबंध के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, मैं खुद आपको मॉडर्न इंडिया आर्ट एंड कल्चर के भी सेगमेंट के साथ साथ करेंट अफेयर के भी सेगमेंट लूंगा। असित सर आपके ज्योग्राफी के सेगमेंट लेंगे, सत्यम सर डीआई के सेगमेंट लेंगे, विकास सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उनका वीडियो आप देख चुके हैं। वो कितनी बारीकी से हर चीज़ों पर डिस्कस कराए हैं, कैसे नंबर उठाया जा सकता है, कैसे डायग्राम फ्लो चार्ट पेश किया जा सकता है, वो सारे चीज़ साइंस टेक के माध्यम से विकास सर और दुबे सर का भी आप वीडियो आपने देखा है, जो आपके पॉलिटी के सेगमेंट को लेंगे, जो कंटेम्प्रेरी इशू के साथ भी जुड़ेंगे कि बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या समस्या आ रही है उन सारे चीज़ों में। जैसे भी वर्तमान में उन्होंने एक वीडियो में एसआईआर के बारे में बताया है, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर वो आने वाले क्लासों पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस प्रोग्राम से कई ऐसे मेंटोर जुड़ रहे हैं जो अपने अनुभव के बारे में बताएंगे कि तैयारी के दौरान उनके कौन कौन सी समस्या रही है और वो समस्याओं को कैसे उन्होंने फेस किया है, प्रीलिम्स के लेकर उन्होंने किस प्रकार से तैयारी किया, मेंस के लिए किस प्रकार से तैयारी किया, प्रीलिम्स का सही समय कब से तैयारी करना रहा, मेंस का सही समय क्या क्या रहा है, ये सारे चीज़ जो है ये मेंटोर्स के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो 8 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रही है। अगस्त्या जीएस एकेडमी ऐप के माध्यम से इनरोल कराकर प्रज्ञान बैच आप ले सकते हैं, जिसमें GS1 और GS2 का दोनों आपका इसमें है। इसके अलावा अगर देखें तो साइंस टेक की क्लासेस जो है वो विकास सर, स्पेशली जिन लोगों को साइंस टेक लेना है तो उनकी भी क्लासेस है, जिनका फी जो है वो 799 है। इंडिया सिविल साइंस टेक की क्लास लेंगे। उसी प्रकार से मॉडर्न इंडिया की भी क्लासेज जो है वो आपका 899 का है, जिसमें मॉडर्न इंडिया और करेंट अफेयर की क्लासेज हम लेंगे, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द इसमें इनरोल कर लीजिए। 5 से 6 दिन बचे हुए हैं ये बैच शुरू होने का। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये बैच जो है वो आपका प्रज्ञान बैच के नाम से मेंस का बैच आपका शुरू होने जा रहा है 8 अक्टूबर से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी तक इनरोल नहीं करवाए हैं, और मैक्सिमम लोग तो करवा ही लिए हैं, जो लोग भी बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द जो है उसका इनरोलमेंट करवा के उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जो हमने यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया था। चंपारण सत्याग्रह का बेहतर आंसर कैसे लिखा जाए, ये सारे चीज़ जो है आज के वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आने वाले समय में इसी प्रकार से और भी सारे टॉपिकों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे है। पर्सनालिटी के बारे में मैंने अभी डिस्कस ही नहीं कराया है, जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड 3 गो पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, टैगोर, गांधी और नेहरू। तो उसका भी एक आंसर फॉर्मेशन का मैं यहाँ पर सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि वो एस्पेक्ट क्या होना चाहिए जो बेहतर आंसर लाए, चाहे वो गांधी के विचारधारा के रूप में हो, चाहे वो टैगोर की भूमिका हो, चाहे वो नेहरू की समाजवादी भूमिका, या स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी क्या क्या रोल रहा है। उन सारे चीज़ों पर पर्सनालिटी के भी सेशन आने वाले समय में आप लोगों के सामने अपलोड कर दिया जाएगा। तो सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। और आज तो दशहरा भी है, तो हैप्पी दशहरा। अच्छी तरह से दशहरा मनाइए और फिर से जो है वो तैयारी में लग जाइए। दशहरा के बाद से समय बहुत ही कम है, बहुत अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उन एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रखिएगा। मेंस का भी ध्यान रखिएगा। जिनका मेंस अगर हो रहा है तो वो पूरा डिवोटेड हो जाइए। जिनका अगर छूटा हुआ भी है तो वो पैनिक मत होइए, वो उनके लिए भी बेहतर समय है अभी मेन तैयार कर लेने के लिए। फरवरी के बाद जो है वो प्रीलिम्स में भी लगेंगे तो उनका हो जाएगा। ओके, तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।